जाओ यहाँ पे, फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ध्यान समझना अच्छे से, पहला क्वेश्चन आपके सामने रख लो भाई साहब, बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे से। मैं जो लिख रहा हूँ पहला मैंने लिखा y इज इक्वल टू आपके सामने साइन के अंदर में x माइनस 1/2, इधर लिखा 1/2। तो बता सकते हैं इसका पीरियड क्या आएगा? सर आवाज नहीं आ रही आपकी, मतलब जितना है उतना ही पाई, कितना रहा है? यस सर 2 पाई होगा। और भी बता सकता है यहाँ पे? चलिए भाई रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी समझना अच्छे से कि इसका 2 पाई क्यों होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको पता है कि sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। क्या आपने sin के अंदर एंगल में छेड़छाड़ तो नहीं किया? नहीं सर। क्या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ध्यान रखना कि जो फंक्शन है उसके एंगल में दिखना है, अगर एंगल में मल्टीप्लाई किया डिवाइड मार, अगर कुछ नहीं करा तो आइडेंटिटी छोड़ दूंगा। ध्यान रखना कोई मल्टीप्लाई नहीं है। इसका पीरियड कितना है सर? 3 पिछले क्लास में इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा था, ठीक है? ध्यान से देखिए, फिर भी कोई डाउट है तो हमसे पूछे। अगला क्वेश्चन जो आपको y इक्वल टू लिखा आपके सामने, सुनना अच्छे से। मैं क्या देता हूँ, साइन के अंदर में π/2 इनटू में x, तो पीरियड बताएगा। मेरी बात, हाँ बिल्कुल। साइन का पीरियड कितना होता है? साइन का पीरियड होता है 2 पाई। मैंने लिख दिया पहले, जो आता है वो लिख दिया, लेकिन मैंने एंगल में देखा π/2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो π/2 क्या करूंगा? डिवाइड। हिसाब नहीं समझ में आया? सही है क्या? अब ये पाई से पाई कट गया, आंसर कितना आ गया? 4। कर लो पहले, डाउट है तो पूछ लो। रिपीट कर रहा हूँ, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाइड है, मैंने सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, y इक्वल टू cos क्यूब और इधर लिख दिया है 2x, तो बताइए इसका पीरियड। जल्दी से सोचो, पीरियड बताओ इसका। सर पाई होगा आंसर। बन गया क्या? सर पाई होगा। चलिए cos और है cos का, तो हम जानते हैं cos का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, लेकिन बात इसके अंदर में 2 से मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा। ये क्या? चलिए और किसी तरह का कोई डाउट है किसी को पूछ सकता है हमसे। एक क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताना। अगला क्वेश्चन, इसका पीरियड कितना होगा? जल्दी सोच के बताना आराम से। जल्दी से पूछ रहा हूँ, मेरे को बताइए इसका पीरियड कितना होगा? tan x का पीरियड, tan x का पीरियड पाई होता है। आराम से सुनना, tan x का पीरियड अगर पाई होता है, अगर tan x का पीरियड पाई होता है, तो जल्दी बताओ अब कितना पीरियड होगा? ठीक है, अब कितना पीरियड होगा? पाई रहने वाला है। अच्छा अब कितना पीरियड होगा? पाई कॉपी करें। आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में ध्यान देना, कुछ भी लेके चले जाओ, उसको कांस्टेंट दुनिया किसी जान में ले जाओ, उस फंक्शन का पीरियड निकल जाएगा। कॉपी करें। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना बेसिक के लिए काफी था, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से इसका आगे कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अगला क्या है समझना अच्छे से, ध्यान रखेंगे। दिमाग में क्या लिख रहा हूँ, दिमाग क्या है इसका? इफ ठीक है, एच एक्स इंटू जी एक्स, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, या हो सकता है एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, प्रोवाइडेड दैट जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है क्या? तो तीन तरह के फंक्शन में इस तरह का फंक्शन, अभी तो हमने सिंगल फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन निकाला था। अब क्या होगा समझना अच्छे से, कि अगर मान लीजिए सर कि दो फंक्शन दो जुड़ के आ जाए या सब्ट्रैक्ट होके आ जाए, एक से ज्यादा भी फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के आए, सब्ट्रैक्शन एडिशन में आए और डिवीजन में आ जाए, तो हम लोग को पीरियड कैसे निकालना पड़ेगा? अब कुछ नहीं करना है। इसका पीरियड में बोलो t1 है, इसका पीरियड है t2, इसका पीरियड है t1, इसका पीरियड है t2, इसका पीरियड है t1, इसका पीरियड है t2। हाँ सॉरी, इसको t2 बोल देना, और ये
आपको क्या करना है, सीधा सीधा, हाँ ना, फॉर फाइंडिंग, देन यहाँ पे लिखो, देन पीरियड ऑफ fx क्या होगा, इक्वल टू दोनों सुनना चाहिए, एलसीएम ऑफ t1, t2। ध्यान रखना चाहिए, कभी भी एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए जुड़ करके, मल्टीप्लाई होकर, सब्ट्रैक्ट होकर के डिवीजन में, तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली सबका पीरियड निकाल लेते हैं और उसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हूं, है ना, देन पीरियड ऑफ fx इक्वल टू t इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 t2। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और कर देता हूं, है ना, याद रखना अच्छे से। छोटी सी बात क्या है, यहाँ पे सीखने लायक है, सुनना अच्छे से, कि एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर कॉमा रैशनल नंबर, ध्यान समझना अच्छे से, रैशनल नंबर कॉमा रैशनल नंबर पॉसिबल होता है मेरे साथ, सुनना अच्छे से। कैसे, मान लो सर 2/3 है और 3/4 है, इसका एलसीएम आप जान सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है मेरे को। ठीक है, मैं इससे ज्यादा डेप्थ नहीं जाऊंगा, बस आपको बताना चाहता हूं किसका किसका एलसीएम पॉसिबल है, किसका किसका पॉसिबल नहीं है, मेरे को इंपॉर्टेंट है यार। तो एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर का पॉसिबल होता है। ठीक है, अगला लिखता हूं, एलसीएम ऑफ ठीक है, नॉट पॉसिबल कैसे सर, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे दो, यहाँ पे समझना जैसे 2 और कॉमा रूट 2 लिख रहा हूं, आपको बता सकता है इसका एलसीएम। चलो अगला एलसीएम ऑफ इरेशनल इरेशनल, क्या इसका पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, लेकिन कैसे पॉसिबल, ओनली वैल्यू का, इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल होगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेम प्रजाति को, यानी सेम टाइप को हो। कैसे सेम टाइप का, क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिख क्या नॉट पॉसिबल है, क्योंकि दोनों एक तरह का नहीं दिख रहा है, रूट 8 लेता हूं, पॉसिबल है, ध्यान देना, ये रूट 2 लिखा, ये 2 रूट 2 है, हाँ पॉसिबल है, एक तरह का होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, सुनना चाहिए, अगर मैं पाई है और यहाँ पे पाई स्क्वायर है, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पाई है और यहाँ पाई स्क्वायर है, पाई तो पाई के टर्म से होता हूं। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है सर, पाई 2 पाई, हाँ पॉसिबल है सर, पाई और पाई स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, आगे बढ़ते नहीं हो सकता, आप देख लीजिए दोनों में कॉमन मल्टीपल नहीं दिखेगा भाई साहब। ठीक है, वो आपको ऐसा वाला समझा रहा है कि ये 2 है और ये 4 है, नहीं वैसा नहीं, पाई इरेशनल और पाई स्क्वायर वो भी इरेशनल है, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको मैं बिठा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, जो अगला पॉइंट है वो भी बता देता हूँ आपको। अगला पॉइंट क्या है, समझना चाहिए, एक चीज को फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि सर रैशनल इरेशनल का एलसीएम लेना आना चाहिए, और मेरे को इरेशनल का भी एलसीएम लेना आना चाहिए, कि दोनों सेम प्रजाति के हों, लेकिन सेम टाइप के हों। ठीक है, चलिए अगला मैं बोलता हूँ एलसीएम ऑफ, आपको एलसीएम इस तरह के, है ना, इस तरह के नंबर्स का लेना आना चाहिए, e by b, यहाँ पे लिख रहा हूँ c by d, e by है ना, इसका एलसीएम किसको याद है, कैसे लेते हैं, हाँ सर याद है, एलसीएम लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना भाई, किसका ऊपर वाला, ध्यान से देखो, ऊपर वाले का एलसीएम ए सी ई, ठीक है, और नीचे वाले का लेना है एचसीएफ, और कौन, बी डी एफ, ध्यान रखना अच्छे से, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई डी का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम और एचसीएफ को आना चाहिए। एक छोटा सवाल पूछता हूं, जरा जल्दी से बताना, 2,9,7 कोई बता गया इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ, इसका एचसीएफ मल्टीप्लाई करना होगा भाई साहब, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा ध्यान रखना एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक है ना, एक लाइन में बोल रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास में, 7th 8th क्लास या 5th क्लास में हम लोग नहीं है, ध्यान रखना। एचसीएफ का मतलब सीधा ध्यान रखना कि किसी तीनों में कॉमन मल्टीपल दिखना चाहिए, वही कॉमन आएगा भाई साहब। इसमें देखो 2 इसमें कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान देखना कि 1 जो है सब में दिखेगा, ये देखो इसमें भी, इसमें
सब में दिखा कॉमन तो उसको बाहर निकालेंगे, वही मेरा HCF होगा, और नहीं दिखा तो सीधा आंसर बोलने के बाद कुछ में भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ठीक है चलिए, लेकिन इसका एलसीएम अगर मैं बोल दूंगा 2,9,7 का तब मल्टीप्लाई करके आप लिख लेते हैं। ठीक है चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ। बहुत डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान रखना अच्छे से। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने देखो अच्छे से, यहाँ पे लिखा साइन के अंदर में, भाई साहब ध्यान से देखना, पाई बाय 2 x है, प्लस में कॉस के अंदर में पाई बाय 2 x है। चलो जल्दी से बताओ, एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, जल्दी लिखो, दो फंक्शन है, दो फंक्शन, जल्दी देखो यहाँ पे। इसका पीरियड मैंने बोल दिया t1, जल्दी से बता सकता हूँ तो इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई डिवाइड बाय कितना, पाई से सर ये पीरियड होता है 2 पाई डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया, इधर देखते हैं 2 कितना लिखो सर, ये भी cos है पाई और डिवाइड कर दो सर पाई क्या है। अब ध्यान रखना, ये पाई से पाई कट गया, ये पाई से पाई कट गया, और ये जो ऊपर जाता है ये दो ऊपर t1 इक्वल टू 4 आ गया भाई साहब, और t2 इक्वल टू 4 आ गया भाई साहब। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम तो नेट फंक्शन का जो पीरियड है t लिख रहा है एलसीएम 4,4 का एलसीएम बताएगा कोई 4। ठीक है तो पीरियड 4 आ गया। कोई डाउट है किसी तरह का कि सर ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, अदरवाइज मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट करके, बैठा रहा हूँ वैसे इसको। चलिए क्वेश्चन क्या है देखना चीजें, साइन लिखा है पाई बाय 2x, कॉस लिखा है पाई बाय 2x, माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर लिखा हुआ है पाई बाय 2x, है ना, पाई बाय 2x नहीं 4 पाई बाय 4x। चलिए और यहाँ पे 2 कर लेना, जल्दी से बताओ उसका पीरियड कितना होगा, आराम से सॉल्व करो, एक एक का निकालो पीरियड और एलसीएम लिख बताओ जल्दी। अगर क्या सर 4 देखिए पूरा रहा है, ठीक है चलो इसका बोलो भाई, इसका कितना, इसका 2 आ गया सर 4 पाई बाय 2 पाई बाय 2। ठीक है इसका बोलो कितना है, इसका पीरियड आ रहा है आपके सामने कितना लिखो भाई, पाई बाय 2 2 पाई बाय 2। अच्छा और इसका कितना लिखो जल्दी, इसको बताइए इसका पीरियड कितना है, यार tan का पाई, tan का होता है पाई, या स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो, पाई होता है उसका, डिवाइड किया कौन सी पैसा पाई बाय 2। चलिए तो ये पाई पाई कट गया, ये भी पाई पाई कट गया, ये भी पाई पाई कट गया, तो t1 का वैल्यू हो गया 4, t2 का वैल्यू हो गया 4 और t3 का वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, तो फाइनल लेवल में फंक्शन का पीरियड निकाल दो t, तो एलसीएम ऑफ कितना 4 4 4, इसका आंसर कितना आ गया भाई साहब 4। कॉपी कर लें बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं जेईई बेस का 2014 या 15 का क्वेश्चन है, ये लिख रहा हूं आपके सामने, जल्दी से बताना। x इक्वल टू दिया आपके सामने मॉडुलस ऑफ साइन 4x, है ना, प्लस में लिख रहा हूं मॉडुलस ऑफ साइन, मॉडुलस ऑफ सॉरी cos, है ना, ये लिखा हुआ है 2x। जल्दी से इसका पीरियड भाई, मॉड में आ गया, मॉड में जल्दी से बताएं। सर नहीं 3 बना, पाई बाय 8 देख लेते हैं बना के बाकियों से बना या नहीं बना, देखते हैं। चलो बोर्ड पे आप ध्यान देते हैं। आपको पता है कि सर साइन जो है मॉड में जाके फंस गया, और आपको पता है कि मॉड का साइन का मैंने प्रॉपर्टी लिखा रखा है कि मैंने बताया था कि साइन के अंदर में nx, और वो भी मॉड में n इवन हो या ऑड हो हमेशा पाई देता है। ठीक है तो मैं इसका लिख रहा हूँ, ये इसका पीरियड होता है पाई, इसका पीरियड होता है पाई, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करके इसलिए मैं डिवाइड करूंगा पाई बाय 4। ठीक है सॉरी सर पाई बाय 2 होगा।
और इसका कितना होगा, इसका भी पीरियड होगा पाई, लेकिन सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड मार दो, तो ये आपका आ गया T2 और ये आपका आ गया T1, ठीक है। दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। आ जाइए, तो आप ध्यान से देखना कि सर दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं फाइनल पीरियड को, ये T जो आपके सामने दिख रहा है, सर एलसीएम ले लो, यहाँ पे दिख रहा होगा π/4 π/2, तो आपको पता चल रहा है कुछ सर π/4 और π/2 का एलसीएम लेने के लिए ये a/b और ये c/d का फॉर्म है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले का एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, ये π/4 है ना, π, है ना, और नीचे क्या लूंगा, एचसीएफ लूंगा, इसका एचसीएफ लूंगा सर। चलिए जल्दी से बताइए, ऊपर कितना आ गया भाई साहब पाई और नीचे कितना आ गया 2 cos 4 का एचसीएफ, सर दोनों में कॉमन दिख रहा है π/2। कहीं डाउट है भाई, 2 और 4 में एचसीएफ लेना तो आता है, ठीक है। यस सर। सर ऐसा नहीं बना सकते जैसे आप मॉड वाला रिजल्ट लिखाए थे कि जो फाइनल आएगा उसका हम लोग हाफ कर देंगे। भाई साहब वहां पे देखिए जाकर के, वहां जो फाइनल आएगा उसमें देखना n कितना लिखा है, मैंने बोला था n का वैल्यू 2 मत लेना और 2 से ज्यादा लेना, यहाँ n कहाँ 2 से ज्यादा है और दोनों का एंगल भी कहाँ सेम है, ऑब्जर्व द रिजल्ट, ठीक है। आंसर आ गया था लेकिन सर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट समझते चीजों को, ध्यान देना। अगला क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना। क्वेश्चन लिखा आपके सामने, इफ द पीरियड ऑफ द फंक्शन, द पीरियड ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, फंक्शन लिखा है tan अंडर रूट ऑफ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर n, ध्यान से देखना, tan अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर n into x is π/3, is π/3, then n belongs to, मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देख यहाँ पे क्या है, किसी फंक्शन का पीरियड, ये फंक्शन tan है, tan का पीरियड दे रखा π/3, वो चल के बोल रहा कि इसका पीरियड ले जा पाए, ठीक है, π/3, तो उसने बोला कि n का वैल्यू बता दे कहां से, सुनना मैं बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। कितने को पता है कि सर tan है रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर n, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं n belongs to close 9 to open 10। हां देख लेते हैं अच्छे से समझना। किधर बता सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, सॉरी tan के अंदर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर n इनटू में x, इसका पीरियड कितना होगा, बता बता सकते हैं इसका पीरियड कितना होगा। पीरियड होगा सर पाई बाई रूट अंडर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर n। बहुत बढ़िया, पाई बाई रूट अंडर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर n, कितने को पता चल गया, ये बात रिपीट करो फिर से। इसका जो पीरियड होता है पाई होता है, इसका ओरिजिनल पीरियड होता है पाई, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रखा है तो डिवाइड मार दिया। लेकिन सर सुनना, इसका जो पीरियड दे रखा है वो दे रखा कितना दे रखा है, दे रखा है π/3, सही है, होता इतना है लेकिन दे रखा है π/3, ठीक है, गिवन है, सुनना अच्छे से, गिवन है t इक्वल टू π/3, है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं π/3 इज इक्वल टू कितना, पाई बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट अंडर n, सुनना अच्छे से। सर क्या ये पाई से पाई उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया, मैं इसको तो छोड़ रहा हूं, इसको तो छोड़ रहा हूं, तो रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर n और इधर कितना गया भाई साहब 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं जानबूझ के, ढक्कन उड़ा दूंगा इसका, कितना मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर n इक्वल कितना भाई साहब 9। कितनों को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 4 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, ओपन 4 से 5, या जो लिखा है उसी से एक ज्यादा लिख देते बच्चा, तो जल्दी से बोलो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 9 है, तो x की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू कहां से होगी, 9 से 10, 9 से 10। ऑलराइट, चलिए कॉपी कीजिए इसको। छोड़ो भाई, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए और देखते हैं, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, शक है, सवाल है, आराम से मेरे से पूछे कि सर ये चीज समझ नहीं है, मैं जरूर बता दूंगा उसको, अच्छे से समझना, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छे से समझना, छोटा सा चीज है, ध्यान रखना अच्छे से, ये रिमार्क में लिख दे रहा हूँ, चीजों को जल्दी जल्दी से समझ, ठीक है। चलो कितनों को पता है फ्रैक्शन पार्ट x का आंसर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट x का आंसर होता है x माइनस ग्रेटेस्ट x, ध्यान रखना अच्छे से। अगर मैंने लिख दिया है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x, ध्यान रखना अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसे भी होना चाहिए 2x माइनस ग्रेटेस्ट x। अब ऐसा नहीं कि सर मैं 3x 4x माइनस 100x लिख दिया, नहीं, आपको ध्यान दिया कि अगर यहाँ x के बाजू में कोई मल्टीप्लाई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। अब देखना चाहते हैं कई बच्चे इस मिथ में फंस जाते हैं
कि क्या है सर ये चीज वही है क्या 2x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट 2x ऑफ x, क्या ये वाला चीज इसके बराबर है क्या? मैं लिख दूंगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक बस ये है कि सर ये 2 को अंदर होना चाहिए था। दिख रहा है किसी को? सही है। चलो तो याद रखना भाई साहब, अगर मैं 3x और यहाँ पे 3 लिख दूं तो आप 3x नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, तो सर क्या इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोल सकते हैं क्या? 2 कॉमन लेकर के, हाँ 2 आप कॉमन ले लो और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये इसके बराबर है, इसके बराबर नहीं है। ठीक है चलो, और मैंने आपको बता दिया था कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है 1। ठीक है क्वेश्चन देता हूं फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर बताओ। चलो fx इक्वल टू लिखा आपके सामने, समझना अच्छे से लिख रहा हूं भाई साहब, tan क्यूब और यहाँ पे लिख रहा हूँ x डिवाइडेड बाई सॉरी पाई x यहाँ पे लिखा है, प्लस में लिखा है e के पावर में, है ना, लिख रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। जल्दी से बताइए इसका पीरियड बताइए करिए। पता चला क्या? क्या किसी को पीरियड पता चला? ये सर ऊपर में फ्रैक्शनल पार्ट 3x। हाँ, कोई बात नहीं। कितनों को याद आ रहा है कि सर tan का पीरियड कितना होता है? उसमें इवन डालो और डालो कोई फर्क नहीं। इसका पीरियड होता है पाई से, लेकिन एक लफड़ा है सर, पाई से मल्टीप्लाई तो क्या करूंगा? पाई बाय पाई। ठीक है इसका पीरियड को पता चलता है सर, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे सुनना अच्छे से, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे, ये तो ऐसे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, याद आया? यस सर। कितने लोगों को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है? 1। लेकिन सर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई है क्या? यस सर, तो 1/3। क्या बिल्कुल जल्दी बताओ। नहीं यार समझ नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1 और डिवाइड बाय कर दो तो 3 आया। ठीक है चलो इसका जल्दी से एलसीएम लेना है, देखो इसका कट गया, ये आ गया 1,1/3। अब क्या लेना भाई साहब बोलना, एलसीएम आ गया ऊपर का 1 1 और नीचे का क्या लेना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है आपको बता सकता है? कितना? 1,3 का 1,3 कैसे सर निकल सकता है? 1/3 सर। ठीक है तो ऊपर का एलसीएम 1 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया नीचे का 1। कहीं कोई डाउट है आराम से पूछो। चलिए रख करो इसको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब, समझना एक एक करके और अच्छे से समझना। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, है ना, इसके बाद थोड़ा सा एक रिजल्ट लिखेंगे, फिर मान के चलिए कि टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने, पीरियड ऑफ द फंक्शन f x इक्वल टू दिया है आपने sin x, प्लस में लिखा हुआ है tan x/2, प्लस में लिखा है sin स्क्वायर सॉरी sin x/2 स्क्वायर, एक एक बार बताना, प्लस में लिखा हुआ है tan x/2 क्यूब। ठीक है डॉट डॉट डॉट, फाइनल कितना दिया है यहाँ पे लिख रहा हूँ, डॉट 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 के बाद प्लस यहाँ पे आया, यहाँ पे लिख रहा हूँ sin x डिवाइड बाय 2 के पावर n माइनस 1, सॉरी ये x में है नॉट इन होल डिवाइड बाय x में है ना, x बाय 2 के पावर n माइनस 1 और प्लस लास्ट में आ गया आपका 10x डिवाइड बाय 2 के पावर n, है ना। फाइंड पीरियड, फाइंड t ना, फाइंड पीरियड ऑफ द फंक्शन। देख लिया, कुछ भी नहीं है, बेकार का डराने के लिए दिया, ध्यान समझना है कि चीज को। आइए आराम से समझते हैं चीजों को, ध्यान से बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक एक बात को समझते हैं, है ना। जो भी दे रखा है मेरे को मतलब नहीं है, सर जीपी आ जाएगा, जो भी है समझना चाहिए। यहाँ पे sin x है, tan x/2 है, हमारा sin x स्क्वायर है ना, x/2 स्क्वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सबका पीरियड निकालूंगा, सबका एलसीएम लूंगा, जो आंसर है वो दिखा रहा है। ठीक है तो मैं पहले आपसे पूछता हूं sin x का पीरियड कौन बताएगा, जल्दी से बोलो। 2 पाई, अरे इसका नाम यस सर यस सही लिखा ना। आज अगला बोलो, tan x/2 का पीरियड बोलो। चलो मैं इधर क्या करता हूँ सुनना अच्छे से, मैं इधर sin x वाला खेल खेलता हूँ, इधर मैं tan x वाला खेल खेलता हूँ। सुनना, tan x/2 का पीरियड को बता दो जल्दी से। 2x 2 पाई कैसे लिखा? 2 पाई कैसे लिखा सर? है ना, tan x का पीरियड कितना होता है बताओ? पाई, आपने 1/2 से है ना 2 से डिवाइड करा है, 2 से डिवाइड करा है, उससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सही है। चलिए अब अगला लिख रहा हूं, sin x/2 का स्क्वायर, जल्दी से सोचो और फटाक से इसका आंसर ढूंढो। चलो 8 पाई, पक्का ना? तो ये 2 क्यूब का पाई, मैंने सही लिखा गलत लिखा है सोच कर? यस सर। अरे 2 पाई होता है ना, तो 2 पाई 2 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t क्यूब हो गया। सही है। अच्छा इधर को बता सकता है tan के आगे
2 क्यूब, बोलो ना। 8 पाई होगा उसका भी। हाँ तो 8 पाई की जगह लिख दूं 2 क्यूब का पाई, सही है। चलो अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सुनना, साइन के अंदर x बाई 2 के पावर n माइनस 1, कौन बताएगा? n पाई, कितना लिखो बोलो? n पाई सर। के पावर n इंटू पाई, सही है। देखो मैं दिखा देता हूँ, सुनना अच्छे से, एक एक चीज को समझना। हाँ सर, हाँ इसका ओरिजिनल पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन आपने इससे डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई इनटू क्या लिखोगे 2 के पावर n माइनस 1। भाई साहब दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ते ही क्या दे देगा 2 के पावर n पाई। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ गए। तो फाइनली इसका भी लिख रहा हूँ वैसे 10 के पावर में है ना, x के पावर 2 के पावर n है ना, दोनों दिन 2 के पावर n पाई। अब करना क्या है सर, इन सभी का क्या लेना है? एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। चलो तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना? फाइनल पीरियड के लिए बोल रहा हूँ, सभी का एलसीएम लेना है। किसका किसका? सभी को बिठा दो सर, क्या ऊपर में बताओ, यहाँ लिख रहा हूँ 2 पाई, सही है क्या? 2 पाई फिर कितना लिखूंगा 2 क्यू का पाई, फिर डॉट 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 डॉट, फिर कितना आ गया भाई 2 के पावर n पाई। ठीक है, ये पूरा साइन का लिखा है, साइन का। फिर अगला स्टार्ट करूंगा किसका? इसका। तो देखो ना वापस से तो वही आ रहा है 2 पाई 2 क्यू का पाई डॉट 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 2 के पावर n पाई। चलो जल्दी से बताओ एलसीएम कितना? हाँ हाँ एलसीएम 2 के पावर n हो जाएगा। जल्दी से बताओ। अच्छा चलो कई बच्चे इसमें सोच नहीं पाते, आइए गरीब बच्चों के लिए इधर उधर, गरीब बच्चों के लिए इधर ध्यान देना, जल्दी पूछ रहा हूँ, सुनना अच्छे से की बात। मेरे को बता 2 और 4 का एलसीएम कितना है बोलो? 4। 4 ना। अब इसी चीज को लिख रहा हूं, सभी लोगों ने देखा 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं? सुनना 2 और 2 स्क्वायर का एलसीएम कितना है बोलो? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर। अगला बोलना 2 का स्क्वायर 2 का 3, एलसीएम बोलो 2 क्यूब। 2 क्यूब। अच्छा एक बात बता, अगला बोल रहा हूं ध्यान से समझना, जैसे 2 पाई, ध्यान से समझना, जैसे 2 पाई 2 का स्क्वायर पाई है ना, 2 का स्क्वायर पाई, फिर लिखना 2 का क्यूब पाई डॉट डॉट 2 का पावर n पाई। आंसर बोलो 2 के पावर n पाई। 2 के पावर n पाई। हाँ तो इसका एलसीएम कितना है जल्दी से बताओ? 2 के पावर n पाई। कॉपी कर लेना बेटा, इस फंक्शन का पीरियड कितना आ गया? 2 के पावर n पाई। हमने कुछ नहीं करा, एक ही टुकड़े को अलग किया, उधर के टुकड़े को अलग किया और एलसीएम किया। चलिए भाई, तो इस तरह क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलो अब क्या था, स्टार्ट अभी छोटा सा रिमार्क जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रिमार्क लिख रहा हूँ। रिमार्क देखो, रिमार्क में क्या पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑल पॉलिनोमियल। अच्छा एक मिनट, छोटी सी बात है, रिमार्क में पहले एक पॉइंट लिखता हूँ, अलग से आपको याद रखना है। अगर मैं बोल रहा कि fx इक्वल टू k, fx इक्वल टू k, तो यार k क्या है सर? k बिलोंग्स टू r, कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 से लेके कुछ भी मैंने बोल दिया कुछ भी, ठीक है। अब समझना अच्छे से, इसको याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? fx इज पीरियोडिक फंक्शन, fx इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, बट फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई साहब, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दे दो ना दुनिया का, समझ जाना वो पीरियोडिक फंक्शन है, बट वो उसका फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। सर एग्जांपल दो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिखना चाह रहा हूं, मैंने लिखा है यहाँ पे fx इक्वल टू k, यानी k की जगह 1। तो आपको पता है कि सर fx इक्वल टू 1 बोलो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे समझना अच्छे से, fx इक्वल टू 1 बोलो, या आप y इक्वल टू 1 बोलो, चलेगा। अब किसी को पता चल रहा है कि y इक्वल टू 1 का ग्राफ आता है सभी को, y इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा होता है भाई साहब, कांस्टेंट ये रहा y इक्वल टू 1, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। अब सुनना, देखिए बात को समझना, y इक्वल टू 1 ग्राफ हमने खींच लिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि सर ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि उस फंक्शन में जाकर के x में कुछ जोड़ दो तो वापस से फंक्शन वही आ जाए, तो हम लोग कह देंगे वो पीरियोडिक फंक्शन है। कितने लोग बता सकते हैं कि सर आप यहाँ 0 पे खड़े हो, आप 0 से जरा सा भी आगे बढ़ गए ना, 0 से जरा सा भी आगे बढ़ गए, आपको हाइट वापस वही मिलना है। तो 0 से जरा सा आगे बढ़ गए तो हाइट वही मिलना है, 0 जरा सा पीछे चले गए वो भी हाइट मिलना है। लेकिन आप 0 से कितना जरा सा आगे बढ़ रहे हो कि हाइट वही मिलना है, मतलब कितने इंटरवल के बाद आपको वही हाइट मिलना है। इनफाइनाइट कभी भी जाओ, कितना ही जाओ। तो एग्जैक्ट अपने को ज्यादा यहाँ पे पता नहीं है, आप बोलोगे ना कि सर 0 पूरा नहीं पता, ये वाला पॉइंट लेना, ये वाला। तो ये देखो सर 0.0000000 ऐसे लेता हूं,
तो जरा सा फ्रैक्शन से भी बढ़ गया ना, तो फ्रैक्शन में भी बढ़ने पे आंसर आपको 1 मिलेगा, यही फर्क मिलेगा ये है। और उसके जरा सा 0.002 पे मिलेगा तो भी 1 मिलेगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा नहीं कह सकता सर 0.001 पे जो हाइट मिल रहा 1, क्या ये ऐसा भी हो सकता है क्या सर 0.1/2? हाँ, उस पे भी हाइट Yes. मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि वो इंटरवल कितने इंटरवल के बाद 1 मिलता है, लेकिन मिलेगा हमेशा। सर आर एक्स सही है क्या? समझना चाहिए सर, वो x बिलोंग्स टू r में तो मिला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कितने इंटरवल के बाद 1 मिलना जाएगा। हर एक इंटरवल में 1 मिलेगा, लेकिन वो फिक्स्ड इंटरवल नहीं है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सुनना चाहिए भाई साहब। यहाँ पे कोई मेरे को ना x + t का कोई वैल्यू पता चल रहा है, कितने इंटरवल में कितना जोड़ने पे 1 मिल रहा है, ये हर जरा सा भी आगे बढ़ने पे 1 मिल जाता है, जरा सा आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर t फंडामेंटली डिफाइन नहीं हो पा रहा है, लेकिन है ये पीरियोडिक। ऑल कांस्टेंट फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन, बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट। ध्यान रहेगा। चलो ठीक है भाई, ये पीरियोडिक फंक्शन है, याद रखना पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, पीरियड इज नॉट डिफाइंड, पीरियड इसका डिफाइन नहीं है भाई। चलो और बढ़िया आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। तो ये आपको छोटा सा अलग से याद रखना है बेटा को। ठीक है, आइए अब अगला बात कर लेते हैं अच्छे से, जल्दी जल्दी से। अब यहाँ पे रिमार्क नंबर पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, रिमार्क का पॉइंट नंबर 2 क्या है यहाँ पे समझना अच्छे से। पहला पॉइंट, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सेप्ट कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, आर नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आप हमेशा समझना अच्छे से। अच्छा, जितने भी ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आर नॉन पीरियोडिक होता है। कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वो भी लिखवा देता हूँ। साइन इनवर्स x ऐसे वाले, ठीक है, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, cot इनवर्स x, ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, नॉन पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट है आराम से पूछ लीजिए कि सर ये चीज कैसे होता, क्योंकि इनका ग्राफ बार-बार रिपीट नहीं करता, इसलिए वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है पर्सनली कि सर ये अलजेब्रिक वाले जितने भी होते हैं नॉन पीरियोडिक, F के अंदर पीरियोडिक क्यों नहीं है? चलो एक काम करते हैं, जल्दी सुनना अच्छे से। f के अंदर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आराम से समझना। जैसे आपको f के अंदर में रूट x लिखना है, रूट x, यस सर, आर्गुमेंट तो उसका रूट में होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं fx sin रूट x है, अब इसका ग्राफ बनाना अगर मैं चाह दूं तो सर इसका ओरिजिनल जो ग्राफ बनेगा सुनना चाहिए। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो sin 0 पे तो 0 देगा, लेकिन π/2 अगर मैं रख दूंगा ना तो ये π/2 पे एग्जैक्ट आंसर 1 नहीं देगा, क्योंकि रूट π/2 होता है। पकड़ जा रहे हैं, इसलिए सर ग्राफ उस तरह से रिपीट नहीं करता, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, चलो इसको भी आपको अलग से याद रखना है। चलो भाई, तो यहां तक में हमने देख लिया है, यहां तक में किसी को सवाल हो तो याद रखना। अगर छोटा सा पॉइंट और लिखना, रिमार्क का थर्ड पॉइंट जो कि आपको इसको भी याद रखना है थोड़ी देर के लिए, जब हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ लेंगे। मैं रिपीट करते रहूं, पीरियोडिक फंक्शन में ना भाई साहब आपको बस डाटा याद रखना होता है, इसमें कुछ है नहीं, बस डाटा याद रखना होता है। और मैंने बता दिया कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन फंस जाओ आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है। क्लास के पहले दिन मैंने बोला था पीरियोडिक फंक्शन में कि आप π/2 से स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे करके आगे लीड करेंगे। ठीक है, रिमार्क का थर्ड पॉइंट क्या होगा, सुनना अच्छे से, ध्यान रखना अच्छे से। क्या लिख रहा हूं, लेट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। लेट लिख रहा हूं कि f and g आर टू फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन है। देन करके सुनना अच्छे से, देन करके आगे लिख रहा हूं, देन यहां भी लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट को समझना क्या क्या है, कौन कौन सा बकवास है ये भी समझना। ये MP और ये लिखा हुआ है PN, ठीक है, ये लिखा हुआ PP, ठीक है, और ये लिखा हुआ NN।
ठीक है, क्या मतलब है इसका, एक एक चीज को समझने से क्या मतलब है सुनना। एन स्टैंड है ना, स्टैंड फॉर क्या कर रहे हैं, एन का मतलब होता है नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, और पी स्टैंड फॉर क्या लिख रहे हैं, पीरियोडिक। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया भाई साहब, क्या मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर में पीरियोडिक फंक्शन रखा गया है, यानी क्या मतलब है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन रखा गया है। सर यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन के अंदर में नॉन पीरियोडिक फंक्शन रखा गया है, दो फंक्शन है, तो हो सकता है ये नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, तो ऐसे बन सकता है, पीरियोडिक ये हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक ये हो जाएगा, उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है। थर्ड फोर्थ केस क्या रहेगा, दोनों फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो सकता है, मतलब क्या, नॉन पीरियोडिक फंक्शन के अंदर में नॉन पीरियोडिक। तो ध्यान रखना सीधा सीधा, जिसके अंदर आपको पी दिख जाए ना तो वही पीरियोडिक है, जिसके अंदर पी दिख रहा वही पीरियोडिक होगा। जल्दी से बताओ कौन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, तो बात क्या करना है अच्छे से समझते हैं की बात। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पीरियोडिक, पीरियोडिक, ये भी कैसा होगा पीरियोडिक, ये होगा नॉन पीरियोडिक। सीधा याद रखना, अंदर में जो पी फंस गया वही पीरियोडिक, अंदर में जो पी फंस गया वही पीरियोडिक, बाकी सारे नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अच्छा अब बात ये उठता है कि सर यहाँ पे पीरियोडिक कैसे लिखेंगे, किसका पीरियड लिखूं, इसका पीरियड लिखूं या इसका पीरियड लिखूं, तो लिखना है अंदर वाले का पीरियड, अंदर वाले का पीरियड। इसका भी क्या होगा सर, अंदर वाले का पीरियड, तो इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो समझ ही जाओगे। ठीक है, चलिए क्या मतलब है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बकवास जो लिखा है ये कंपोजिट फंक्शन से निकल के आता है, जो अभी अपने पढ़ाया नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद रखना है कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बकवास कर रहा हूं, सुनना अच्छे से। fx इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके सामने लिखा साइन के अंदर है ना, ऐसे समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन के अंदर x, अभी पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक आपको बताना है, सुनना अच्छे से, एक बात तो सर बताओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर इस फंक्शन में किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है ना ट्रिगो फंक्शन लगा दिया, चेक करो मैंने सही लिखा है गलत लिखा, सोच कर बताओ, सही है, यस सर, क्या किया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर ट्रिगो लगा दिया, तो यहाँ पे एक फंक्शन नहीं था, दो फंक्शन थे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नॉन पीरियोडिक होता है और ट्रिगो फंक्शन कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, सही है क्या। अब देखना जल्दी से, तो पता नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक मैंने क्या लिखा, कौन से केस में पहुंच जाओगे, ऊपर वाला, ये तो पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक है, ये लिख देंगे पीरियोडिक, पीरियोडिक। अब पीरियड कितना होगा बता, t इक्वल टू कितना, 2 पाई, समझ में आया क्या। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं जल्दी से करके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, fx इक्वल टू, ध्यान से समझना एक ही बात को, साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मजा आएगा सुनना अच्छे से। चलो कितने बता सकते हैं, ये एक फंक्शन है या दो फंक्शन है, ये ऐसे लिखा हुआ, ये है ट्रिगो और ये कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो सर एक फंक्शन था या दो फंक्शन था, दो फंक्शन था, ट्रिगो के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट। अब बताना जल्दी से, ट्रिगो कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक, फ्रैक्शनल पार्ट कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक। सर ये तो वो वाला फंक्शन निकल गया, कौन सा फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड बता रहे हैं, अंदर का पीरियड, अंदर वाले का पीरियड, अंदर वाले का पीरियड कितना आपको बता सकता है, तो बताएगा पीरियड कितना होगा भाई, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है, 1 कॉपी करें, किसी को कोई डाउट है अभी भी पूछ लो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं जल्दी से बता देना, fx इक्वल टू लिखा आपके सामने, ठीक, log के अंदर में 10x, ठीक है क्या, फिर अगर लिख रहा हूं, चलो उसी से कर दो, पाई हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा log कैसा है, लॉगरिथम, ये log है और ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिगो है, तो बताएगा log कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, लॉग नॉन पीरियोडिक और ट्रिगो पीरियोडिक, तो अंदर वाला पीरियोडिक कैसे, आंसर कितना है बोलो, 2 पाई या पाई, 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 कॉपी करें, दोस्तों ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, जब भी कंपोजिट फंक्शन लेके आ जाए क्वेश्चन तो समझ जाना क्या चेक करना है, एनपीएन और पीपी और एनएन, ठीक है, एक चीज अलग से लिख लो, मैंने ये सब लिखवाया नहीं आपको, नहीं तो आप भूल जाओगे, वापस से लिखवा दे रहा हूं, जल्दी समझ लेना क्या है, ये ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमा, ठीक है, ऑल लॉगरिथम फंक्शन, लॉग फंक्शन आर नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक,
ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो पता चलेगा फिर बच्चे पूछ देंगे सर लॉग और ये एक्सपोनेंशियल क्या पीरियोडिक होता है क्या। ठीक है, कई बच्चे दौड़ जाते हैं इसके पीछे भी, ये बताया नहीं सर आपने, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने बता दिया सर ये चीज ऐसे ऐसे होता है। अब यहाँ से लेकर के कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो आपको कि सर ऐसे क्वेश्चंस में डाउट है तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलो तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया आपके पीरियोडिक फंक्शन में, और थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, जल्दी समझना। ठीक है, ऐसा बेटा इफ यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ एफ के अंदर टी रखने पे वापस से एफ एक्स आ जाए, तो ये किसका डेफिनेशन है, किसी को पता है? पीरियोडिक फंक्शन का। बिल्कुल, देन एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, है ना, पीरियोडिक फंक्शन एंड हैज पीरियड इक्वल टू टी, है ना, पीरियड इक्वल टू टी आ गया। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पे जल्दी से बताना, इफ एफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मेरे को पीरियड बता सकता है? 3। किसी को पता चला पीरियड कितना आया? 3 सर। t इक्वल टू 3 भाई साहब, मैंने बोला था t में जोड़ दिया यानी x में कुछ जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में आपका देखा क्या फंक्शन fx आ गया, तो t बोल देंगे इतना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलो आपके सामने, एक एक बात को समझना, है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ f0, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ f0 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा ये 3 आ रहा है, एंड पीरियड ऑफ द फंक्शन is equal to 3, ठीक है, then find f6, है ना, f9 ले लेता हूँ, चलो then find f9। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें कोई ढूंढना पड़ता है। अब एक चीज को आराम से सुनो, यहाँ पे समझना, इसने बोला ना कि f0 पे 3 दिया है और f इसका फंक्शन का पीरियड लिखा है 3, एक ही बात को सुनो, कितना बता सकते हैं इस बात को, क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। मेरे को पता है कि सर इसने बोल दिया कि फंक्शन का जो पीरियड है वो 3 है, फंक्शन का पीरियड 3 दे रखा है, तो मैंने क्या बोला कि गिवन है सर यहाँ पे कि f के अंदर x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, तो ये फंक्शन का पीरियड हो जाएगा t, तो t के नाम पे चिपका दिया उसने, है ना, यहाँ पे लिखा गिवन दैट, है ना, बिकॉज यहाँ पे लिख रहा हूँ t इक्वल टू 3 दे रखा है, इसलिए मैं लिखूंगा कि f के अंदर x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब, एफ एक्स। सही है क्या? अब जल्दी से बताया कोई कि सर एट x इक्वल टू 0 पे ये 0 क्यों लिखा, अपने मन से क्यों लिख रहा हूं? मैंने बोला नहीं भाई देखो क्या है, 0 लिखूंगा मैं, तो f0 पे कितना आ रहा है, यहाँ पे f0 प्लस 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा f0, ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका f3, कितना से लिखो, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ समझना, ये आ गया आपका f3 इज इक्वल टू f0, और आपको पता होना चाहिए सर f0 का जो आंसर है वो 3 है, यहाँ लिख रहा हूँ f3 का आंसर कितना आ गया 3, ठीक है, यानी क्या पता चला कि सर पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड 3 था और f0 पे आंसर 3 था, f3 पे भी 3 आया। अब सुनो जो लिख रहा है कितने बता सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ सर 0 प्लस 3 पे आंसर आ रहा 3, ठीक है क्या, तो मैं पीरियड को जल्दी जल्दी से शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट करने का क्या मतलब है, अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ f0 पे आंसर है 3, ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं f0 प्लस 3, इसका भी आंसर आ गया 3, कितने बता सकते हैं, f3 प्लस 3 पे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, फाइनली लिखता हूं f3 प्लस 6 का आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया f9। चलो ये भी हो गया, अब अगला टाइप का देख लेते हैं फटाक से करके, ठीक है, चलो क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे fx प्लस में f of x plus 2 is equal to 0, then find period of fx, then find period of fx, सुनना अच्छे से, fx plus 2 is equal to 0, then find period of fx, मेरे को पीरियड निकालना है fx का, एक बात को समझना, कैसे अप्रोच करना है इस तरह के क्वेश्चन में, कैसे है ना आगे बढ़ना है वो समझना। मैं आपसे बोलूंगा कि x का अगला नंबर कितना दे रखा है, x plus 2 है,
आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्टेप सिखा रहा हूँ क्या करना है कि जो x दे रखा ना उसके बाजू वाले x + 2 से रिप्लेस कर दो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x रिप्लेसेस बाय x + 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलना है, ध्यान रखना चीज। अब क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा x + 2 और कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पे क्या लिखूं, जल्दी बताओ। समझ में आया क्या भाई? x को x + 2 से रिप्लेस किया, रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन है आगे करना है यानी आगे बढ़ना है। fx + 2 = 0 दे रखा है, मैंने क्या करा यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया x + 2। सर ये आपके दिमाग में कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना अच्छे से। तो करना क्या, इस तरह क्वेश्चन का थॉट ही ऐसा होता है कि हम क्या करें सर, क्वेश्चन में fx + t = fx वाला क्रिएट कर लें। तो ऐसे क्रिएट करने के लिए हमने क्या करा कि सर जो बाजू वाला दे रखा था उसी से रिप्लेस कर देंगे x। और करना है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई साहब, है ना। यहां पे लिख रहा हूं 1 - 2 कर देना भाई साहब, 1 - 2। कितने लोग बता सकते हैं जल्दी जल्दी आंसर क्या करो, जल्दी बताओ। 1 - 2 सर, fx minus f of x + 4। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। कितने लोग बताएंगे सर दोनों को घटाना, दोनों को घटाना है, चलो घटाओ। ये कटेगा तो यहाँ बच गया सर fx और यहाँ पे क्या बचेगा सर बताना, माइनस कर रहा हूं यहाँ पे, माइनस f of x + 4, है ना, इक्वल टू 0 बचा। तो सर fx इक्वल टू क्या दिखा, fx + 4। किसी को पता चला ये फील आ रहा है क्या, fx + t = fx दिखा किसी को, t = 4, क्या समझ में? ठीक है, देख लो वैसे fx + t = fx, तो फंक्शन का पीरियड आ गया 2। ठीक है, चलिए तो सर अब ये तो समझ में आ गया, अब इसको करना नहीं है, बस एक बार देख लिया कि इस तरह से प्रोसेस में जाते हैं हम, इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रखना रिजल्ट याद, रिजल्ट याद रखना है, सीधा रिजल्ट लगाओ आंसर को, सुनना अच्छे से। क्या लिख रहा हूं, इफ fx इक्वल टू fx + fx प्लस, यहां पे लिख रहा हूं fx + a + fx + b = k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है। तो इसका पीरियड होता है पीरियड ऑफ fx, देन पीरियड ऑफ fx क्या लिखना है, सुनना जैसे 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ b - a, देन 2 टाइम्स पीरियड ऑफ मॉडुलस ऑफ b - a, ये इसका पीरियड आ जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं देन पीरियड ऑफ fx = टू, ये आ जाएगा वैसे भी ये = t। देखो अच्छे से, अब इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं, सुनना। मैंने लिखा है fx + 3, यहां लिखा है fx + 6, 5 लिख दो, 5 = 10। तो बताइए इसका पीरियड क्या आएगा, 4 तो बताएगा भाई साहब 4 सर। t = 2 टाइम्स मॉडुलस क्या लिखूंगा, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, इक्वल कितना गया, 2 × 2 = कितना, 4। ठीक है, बेटा दो सबको। चलो भाई, यहाँ तक में किसी को डाउट है आराम से पूछो कि सर ये क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं, अदरवाइज आपका पीरियोडिक फंक्शन खत्म होता है। वैसा पीरियोडिक फंक्शन में जितना था मैंने हर तरह का क्वेश्चन करा दिया आपको, किसी तरह का डाउट होगा आराम से आप पूछेंगे। पीरियोडिक फंक्शन आपका जो डीपीपी दे रखा है उसमें आप पीरियोडिक फंक्शन वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। आप पीरियोडिक फंक्शन में डीपीपी देख लेना, जहां पे भी पीरियोडिक फंक्शन लिखा हो, आप जहां जहां पीरियड दिखा कि फाइंड पीरियड, फाइंड पीरियड, आप उसके पीरियड फाइंड करेंगे। कहीं भी क्वेश्चन में डाउट आ जाए कि सर आराम से ये चीज नहीं समझ पा रहा है, आप मेरे से पूछ लें। ठीक है, अब जो अगला हेडिंग है पीरियोडिक फंक्शन खत्म होने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसका नाम है, वही समझना किसी एक बात को लिख रहा हूँ, रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज, हम लोग रेंज के ऊपर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। जिसको रेंज निकालना आता है वो बहुत हद तक बहुत कुछ को समझ सकता है। रेंज ऑफ द फंक्शन, हम लोग रेंज की बात करेंगे, सुनना। तो रेंज क्या है पहले ये समझ लेते हैं भाई साहब। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लेता हूँ, रेंज है क्या। ठीक है, रेंज का क्या मतलब है, क्या लिखता हूँ, रेंज मींस, है ना, रेंज मींस क्या होता है, रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ क्या, मैं लिखता हूं अच्छे से की बात। रेंज का मतलब क्या होता है, मींस यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, पहला पॉइंट लिखा यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। आप रेंज को वैल्यू ऑफ वाई भी कह सकते हैं, बी पर, है ना। और क्या कह सकते हैं सर, है ना, इट इज एक्चुअल आउटपुट, इट इज एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट ऑफ द फंक्शन। जो एक्चुअल आउटपुट होता है फंक्शन का वही हम लोग रेंज कहते हैं, सी पार्ट। लेकिन हम और करके लिखा दे रहा हूं, आप ये बोले या वो बोले, इसको लिखते हैं इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये रेंज का मतलब, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ
कि सर किसी भी फंक्शन का वैल्यू ही रेंज कहलाता है। याद रखना अच्छे से कि रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y बोल लो, या फिर आप बोलो एक्चुअल आउटपुट बोल लो, या फिर क्या कहते हैं सर कि वैल्यू ऑफ फंक्शन। रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर डी लिखता हूं, समझना चाहिए। हाइट ऑफ द फंक्शन यानी क्या, हाइट, हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द फंक्शन, हाइट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, हाइट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, हाइट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। कहां से वैसे ये लिखना, फ्रॉम बिलो टू टॉप, बिलो टू टॉप ऑन वाई एक्सिस। आपको याद होगा रेंज हम लोग कैसे निकालते थे, वाई एक्सिस में ही रेंज निकालते थे भाई साहब, है ना। ये बिलो हो गया और ये हो गया आपका टॉप, है ना। कैसे निकालते थे, कैसे निकालते रेंज, ठीक है। तो ये रेंज का चार मतलब होता है वैसे समझना, ये नहीं इस तरह से लिखा जाए तो समझना परेशान होगा। हो सकता है वो बोले बता फाइंड वैल्यू ऑफ y, समझ जाना रेंज मांग रहे हैं। फाइंड एक्चुअल आउटपुट, समझ जाना वो रेंज मांग रहे हैं। फिर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहे हैं। अगर रेंज मांग करके आगे से चले ना तो भी समझना रेंज ही है। खुल के बोल दिया कि रेंज मांगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पॉइंट नंबर डी ये हो सकता है, डी के बाद ये फाइंड, है ना, ऐसा बोल सकता हूं मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये भी इसका मतलब है, समझना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, रेंज का क्या मतलब है कि वो मिनिमा और मैक्सिमा की बात कर रहा है। मिनिमा का मतलब क्या होता है कि सर फंक्शन का वैल्यू कम से कम कितना होगा, यानी रेंज बोल रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, यानी रेंज बोल रहा है। तो मिनिमा और मैक्सिमा भी किसको कहलाता है, मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आल्सो रेंज, है ना। इज आल्सो नोन एज रेंज, याद रखना अच्छे से। तो रेंज में हमने ये छोटी छोटी बातें आपको पहले लिखवा दिया ताकि आप इससे क्लियर हो रहे हैं कि सर किसी क्वेश्चन में मान लो सर बोल दिया फाइंड मिनिमा और मैक्सिमा, तो समझ रहे हो रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा किसी फंक्शन में बोलते हाइट बता दो सर, तो समझ लो रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4.5 पॉइंट है जो रेंज के बारे में पहले बता दिया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। बता देता हूं मैं इसको, आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, तो रेंज के मैं फिर अब मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि रेंज का ना कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं होता। जैसे डोमेन का स्पेसिफिक मेथड था, रेंज का यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे क्वेश्चन से सीखते हैं। याद रखना अच्छे से, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के प्रोफाइल से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी आपको कह दूं एक छोटा सी बात है रेंज के लिए, सबसे अच्छी बात कहा जाए कि जैसे मान लीजिए ना कि आपको किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, बहुत ही घना जंगल हो, और मान लो जंगल में मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ और वो जंगल इतना, मान लो ना कि आप अमेज़न के जंगलों में चले, वैसे वहां तो पाथ होता नहीं है। अब सुनना जैसे, अब वहां पे कोई रास्ता ही नहीं पता आपको, तो हम मान लो कि सर हम लोगों को उस जंगल से बाहर निकल के आना है, रोडवेज पे आना है, तो हम लोग क्या करेंगे जब उस जंगल से बाहर चलना चालू करेंगे तो अपने सहूलियत के लिए हर पेड़ के ऊपर क्या करेंगे, कट मार्क लगाते चले जाएंगे। मान लो उसी रास्ते में अगर मैं घूम के वापस आ गया तो मेरे को पता चलेगा भाई ये रास्ता तो मैंने फॉलो करना है, तो वहां पे कोई पाथ नहीं है कि सर वहां बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल पता नहीं है। तो हम लोगों ने अपने सहूलियत के लिए, हम लोगों ने अपने सीखने के लिए क्या करा कि हर रास्ते के जाने के बाद मैंने पेड़ को कट मारते चला गया, यहाँ ऐसे ऐसे निकलना है, और उस तरह से मैंने बाहर आ गया। यानी क्या पता चला कि हम लोगों के एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस को, मेथड को याद करते करते चलना है। यानी क्या कि इस क्वेश्चन अगर इस तरह का प्रोफाइल आ जाए तो मेरे को ये करना है, इस तरह ये करना है। यानी क्वेश्चन से सीखेंगे रेंज को कैसे निकालना है, लेकिन स्पेसिफिक मेथड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप जिस तरह से मैं पढ़ाऊं उस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। तो रेंज के क्वेश्चन में टाइप 1 ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है। टाइप 1 क्या है, ध्यान रखना, टाइप 1 ले रहा हूं, टाइप ध्यान रखना अच्छे से। तो रेंज के क्वेश्चन में अगर मैं टाइप 1 ले रहा हूं तो एक एक बात को समझना कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो पहला आपके सामने लिख रहा हूं रेंज ऑफ, ध्यान रखना अच्छे से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है कि fx इक्वल टू आपके सामने अगर मैं लगाता हूं, ध्यान रखना लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, है ना। यहाँ पे L स्टेट है ना, स्टैंड फॉर लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, और Q स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। यानी क्या पहला ही टाइप मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन टाइप का ले लिया। ध्यान रखना एक एक बात को स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से चीजों को, ठीक है। करना क्या है, तो पहला मैं लीनियर अपॉन लीनियर की बात कर रहा हूँ, पहला है ना, इसी टाइप 1 में इस तरह का रेंज कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस तरह का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कैसे करना है, तो स्टेप क्या करना है, हाउ टू फाइंड, है ना, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, ध्यान रखना अच्छे से। तो है ना, हाउ टू फाइंड रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, ध्यान रखना अच्छे से।
एक एक बात को समझना जो बता रहा हूँ, बस उसी को फॉलो करते चले जाना। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा यहाँ पे, है ना, क्या करना है सुनना चाहिए। एक्सप्रेस द फंक्शन x in terms of y, x in terms of y। ठीक है, हम लोगों ने फंक्शन ऐसा पढ़ा, ध्यान रखना, जैसे मैं y इक्वल टू आपके सामने लिखता हूँ x प्लस 1 बाई x माइनस 1, ये लीनियर अपॉन लीनियर है, लेकिन ध्यान रखना क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये y इन टर्म्स ऑफ x है, y जो फंक्शन ऑफ x है। लेकिन मैं इसी को अगर ऐसा लिखता x बाई y प्लस 1 बाई y माइनस, तो आप क्या बोलते हैं सर x इन टर्म्स ऑफ y है। यानी यहाँ पे क्या लिखने का क्या मतलब, 10 मतलब जैसे यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एक्सप्रेस द फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ y, यानी y के टर्म्स में x को दिखाना है, ना कि y को x के टर्म्स में दिखाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखना, स्टेप 2 लिखना है ना, स्टेप 2 फाइंड डोमेन ऑफ, है ना, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, याद रखना इन टर्म्स ऑफ y, आपको फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में डोमेन निकालना है। पहले डोमेन निकालते थे x के टर्म्स में, यानी कैसा x बिलोंग्स टू इतना, तो वो x के टर्म्स में डोमेन आता था। लेकिन यहाँ डोमेन किसके टर्म्स में आ रहा है, y के टर्म्स में, यानी y बिलोंग्स टू 1 से 2, y बिलोंग्स टू 3 से 4, तो y के टर्म्स में डोमेन 12 डोमेन, y के टर्म्स में डोमेन निकालना है, लेकिन y का वैल्यू डोमेन होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से कि सर फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y एंड गिव्स, है ना, एंड y gives range of the function। वो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ये 2 पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो आपसे पूछो कि सर ये समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, बिठा लो इसको, एक एक चीज को समझना, बिल्कुल इसको हल्के मत लेना भाई, लाइटली मत लेना। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं आपके सामने, y को ठीक आपके सामने लिया, देखा क्या है यहाँ पे, बात करता हूँ सुनना जैसे की बात को, कई बच्चे से समझ नहीं पाते बिल्कुल। जैसा y को लिया आपके सामने 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, अब इसका रेंज निकालना है, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो किसी को पता चला कि सर ये y इक्वल टू जो दे रखा है लल्लू बाई लल्लू है, l बाई l, क्या पता चला, लीनियर बाई लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, अब करना क्या, स्टेप क्या है, तो स्टेप क्या करना है, बस इसको एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ x में। चलो अब बातें करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सुनना तो ये लिखा y में x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 2x माइनस 1, बराबर। तो यहाँ पे अब क्या करो, इस x को इधर ले आ रहा हूं, तो yx माइनस 2x और इस 3y को तो छोड़ दो, 3y माइनस 1, यहां तक को डाउट चेक करो जल्दी से। अब मैंने क्या करा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये y माइनस 2 लिखा, उधर क्या लिखूं 3y माइनस 1। अब क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 3y माइनस 1 डिवाइड बाय 1 लिखा। अरे यार कुछ तो बोलो, ठीक है क्या, ये 2 लिखेंगे, ये 2 होगा, 1 नहीं होगा, सही है क्या, चेक करो। ठीक है, अब रेंज निकालना, अब क्या करना है, यहाँ पे डोमेन निकालना है, डोमेन किसका, y के टर्म में। अब बोलो कितने लोगों को पता है कि सर 3y माइनस 1 ये एक फंक्शन है और ये 1 बाई y माइनस 2 ये दूसरा फंक्शन है। भाई सर जैसे डोमेन में आपने निकाला था ना, मैं एक मिनट के लिए आप इसको इग्नोर करें, नहीं आता, बिल्कुल इग्नोर करें। y इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2, को बता सकता है कि ये एक फंक्शन है या 2 फंक्शन है, को बताएगा, 2 फंक्शन है सर। 2 फंक्शन, डोमेन बताएगा, डोमेन बोलो इसका डोमेन, डोमेन उसका ऊपर वाले का 1 बाई x प्लस 1, इसका x प्लस 1 का भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है, r होगा उसका, r होगा, इसका डोमेन कितना होगा बता सकता है, r माइनस fx जहाँ पे 0 होगा तो 2 है, अगर तो r माइनस 2 का तो सही है क्या, तो yes, फाइनल sir. डोमेन कितना आ गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना आ गया, r माइनस 2। सेक्शन दोनों का, जो हाँ बिल्कुल, जो आपने इस तरह से प्रोसेस को सॉल्व किया ना, y इन टर्म्स ऑफ x का फंक्शन, बस आपको उसी तरह से आग बंद कर करके ये x है ना, x इन टर्म्स ऑफ y वाला फंक्शन दिखा, आप डोमेन ही निकालो आप, लेकिन वो डोमेन किसका होगा, x का या y का, y का, y का, ठीक है। चलो ठीक, इसका डोमेन y बोलो, r r, अरे पॉलिनोमियल है, इसका बोलो, इसका माइनस 2, इसका डोमेन बोले, r माइनस 2, सही है, तो फाइनल दोनों का डोमेन बोले, सही है क्या, यस सर। तो जल्दी से बताना ये y क्या है भाई साहब, ये क्या है, Range. y क्या है, रेंज, सही है, किसी को डाउट है तो पूछ लो,
मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, x में एक्सप्रेस करके y के टर्म में डोमेन देगा, डोमेन आएगा, वो डोमेन नहीं होता वो, ठीक है। चलिए साहब, वो आपने ये सीख लिया हो, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं इसके ऊपर रिजल्ट पे बात करता हूँ। ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना अच्छे से। कहीं कोई डाउट हो तो आप आंसर बता सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, जल्दी से पूछना। चलो क्वेश्चन देखो आपके सामने, y को लिखा ax प्लस b, यहाँ लिखना cx प्लस d, इसका रेंज निकालिए जल्दी से, सॉल्व करें आप लोग। रेंज बताओ, रेंज बताओ क्या है? भैया क्या किसी ने इसका रेंज निकाला क्या? ये सर निकाल रहे हैं। ठीक है, सर r माइनस d बाई सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी बाई सी या ए बाई सी? सर d बाई सी। डी बाई सी, चलो देख लेते हैं, देख लीजिए। चलिए, तो पहले मैंने x के टर्म में इसको एक्सप्रेस करा, y सी एक्स प्लस ऑफ वाई डी इक्वल टू लिखा आपके सामने, आंखों के सामने ax प्लस ऑफ b। अब मैं x वाला टर्म इधर ला रहा हूँ, y सी एक्स माइनस ax इक्वल टू लिख रहा हूँ b माइनस ऑफ वाई डी, इसको उधर भेजा। अब फाइनल क्या लिखूंगा, x कॉमन, यहाँ पे लिखा होगा y c माइनस ऑफ a इक्वल टू b माइनस y ऑफ b, और x इक्वल टू कितना क्या बचा, b माइनस ऑफ y d डिवाइडेड बाय लिख रहा हूँ आपके सामने y c माइनस ऑफ a। अब मेरे को रेंज निकालना है, तो मैंने लिखा b माइनस y d, ठीक है, इनटू में 1 अपॉन y सर r माइनस a बाई सी आ रहा है, b बाई d नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका y बिलोंग्स टू r आ जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइप है, एंड इंटरसेक्शन ये आपको दिख रहा होगा, y बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ a बाई c, टर्निंग पॉइंट a बाई c, सही है क्या? दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा तो y बिलोंग्स टू आ गया आपके सामने r माइनस a बाई c। अच्छा, अब ध्यान रखना, आपको सीधा सीधा बोल दो, इस फंक्शन का रेंज आपको ध्यान रखना है कि यार ये बिलोंग्स टू है ना, इस फंक्शन का जो रेंज आएगा r माइनस a बाई c। बस देखा क्वेश्चन और आंसर, क्या क्वेश्चन है ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। इस तरह का लीनियर में लीनियर में ना रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, ये x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय c का ना नीचे वाले का कोएफिशिएंट को हटा देना है, वही रेंज आएगा। जैसे सर एग्जांपल के लिए बोल दो, fx को आपके सामने लिखा 5x माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाय, अच्छा यहाँ कुछ है प्लस माइनस कुछ, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाय क्या लिख रहा हूं, 2x माइनस का 5, तो 5/2 r माइनस 5/2 r माइनस 5/2, तो कॉपी करो। चलिए, तो हमने लीनियर बाय लीनियर का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब मैं इसको बता रहा हूँ एक एक बात को, किसी को इसमें कोई डाउट है या किसी को इसमें तकलीफ है, आप मेरे से पूछें कि सर इसमें दर्द हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है सर, मैं समझ सकता हूँ लाइव क्लासेस का, और इसमें आपको तकलीफ है किसी चीजों को, हो सकता है बहुत चीज परेशान हो जाते हैं कि सर ये चीज नहीं समझ, आप पूछना सीखें, लेकिन ये आपका कह सकते हैं पढ़ने का एक दूसरा तरीका है जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनना, इसी में इसी का भाई ले रहा हूँ पॉइंट नंबर 2, ठीक है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको फंक्शन को फंक्शन को रेंज निकालने के लिए कोई मेथड नहीं है भाई साहब, मेथड यूज करें, इसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे समझना। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे निकालना है, एक एक बात को समझना है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तो fx इक्वल टू, अगर कोई क्वाड्रेटिक दे रखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, मैं इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, मैं इसमें डायरेक्ट लिख दूंगा, ये क्वाड्रेटिक तब तक होगा जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, सुनना चाहिए, एक एक बात सुनना। तो ये जो ग्राफ का फंक्शन है, यानी इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा, अगर a पॉजिटिव है, अगर a नेगेटिव, a पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ अपवर्ड होगा, वैसे समझना, अगर a नेगेटिव तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा, ये भी रिपीट करते रहो। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमेशा ऐसा होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो हमेशा ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज की बात करूं तो पहले ये वर्टेक्स लिख लो, वर्टेक्स क्या होगा इसका, -b/2a से -b/4a, ये वर्टेक्स हो गया। इसका भी वर्टेक्स वही होगा क्या, -b/2a, -b/4a,
ये इसका वर्टेक्स। कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये ग्राफ ऐसा है, तो अगर मैं इस ग्राफ का रेंज पूछूं तो कहां से स्टार्ट करूंगी, तो बता सकता है? -d/4a से इंफिनिटी। क्योंकि सर ये इसका y कोऑर्डिनेट ही रेंज देता है, ये y कोऑर्डिनेट यानी y ही रेंज देगा, तो -d/4 से इंफिनिट, और यहाँ पे देख लीजिए तो माइनस इंफिनिट से -d/4। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरह का अगर फंक्शन रहा तो आपको मैं रिपीट कर दूं, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इस फंक्शन के लिए हो गया वैसा समझना, -d/4a से इंफिनिट, ठीक है क्या? और इसका रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, माइनस इंफिनिट से -d/4a तक, ठीक है? तो छोटी सी बात ये है कि यही बगल में मैं लिख देता हूँ कि d का जो वैल्यू होता है d² - 4ac, जल्दी से कॉपी कीजिए और कहीं डाउट हो तो पूछिए। याद रखना आपको कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज होता है, बस आपको ए पे ध्यान देना, रेंज कैसा है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कराता हूं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अब कर रहा हूं इसको, चलिए एक क्वेश्चन लेते बहुत बेसिक सा, आइए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। fx इक्वल टू दिया है यहाँ पे x² + fx + 1। चलिए जल्दी बताना इसका रेंज। कितने लोगों को पता चल गया कि सर यहाँ पे a कैसा है, a इक्वल टू 1 है जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो ग्राफ ऐसा होगा और इसका रेंज ऐसा होगा, कैसा सर, -d/4a से इंफिनिट तक, ठीक है? आइए d का वैल्यू साइड में निकाल लेते हैं। d का वैल्यू हो गया b² - 4ac, d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 लिख रहा है, ax² bx + c, तो b का वैल्यू 1² - 4 * a का वैल्यू 1 * c का वैल्यू 1, यानी कितना 1 - 4 = -3, ठीक है? ये d का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन इंफिनिटी सर, -3 डिवाइड बाय 4 इनटू a की जगह पे 1 से लेके इंफिनिट। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या गया भाई साहब, 3/4 से लेके इंफिनिट। कोई डाउट है तो पूछे, ठीक है? डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन यही पे चिपका रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताना है, जल्दी से। रेंज 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 सेम क्वेश्चन। अच्छा बनेगा क्या? ये सर सेम चीज ही तो होगा, बस माइनस उल्टा हो जाएगा, होगा -इंफिनिटी से ठीक होगा। d/4 - चलिए यहाँ पे a का वैल्यू है -1, जो कि मैं बोल सकता हूँ ये लेस देन 0 आ गया सर। a का वैल्यू -1 है, लेस देन 0 आ गया। अच्छा अगला मैं बात करूं कि a का वैल्यू अगर -1 है तो रेंज का वैल्यू क्या होगा, मैं डायरेक्ट बोलता हूं रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा। इसका ग्राफ को बता सकते हैं, ग्राफ कैसा है, ऐसा नॉर्मल सर -इंफिनिटी से -5/4, -इंफिनिटी से -d/4 तक रेंज आएगा इसका, ठीक है? तो d की जो वैल्यू आएगी वो लिख रहा हूं, d² 1 का स्क्वायर माइनस इंटू कितना लिखूंगा 4 * 1 * -1 सर। हाँ हां d का वैल्यू हो गया 5, ध्यान से देखेंगे d का वैल्यू आ गया 5, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया भाई साहब, -इंफिनिटी से -इंफिनिटी से -5/4 -5/4 तक, और 4 इंटू कितना -1, तो ये रेंज ऑफ द फंक्शन -इंफिनिटी से आ गया भाई साहब 5/4 तक, ठीक है? ये 5/4 है, ये माइनस और ये माइनस मिलके कैंसिल हो गया, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन में किसी को डाउट हो रहा हो तो आप आराम से फिर से पूछ ले। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है? अब हमने क्वाड्रेटिक, बीच में क्वाड्रेटिक ले लिया, अब पढ़ते हैं आगे, समझना जैसे इसी का लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था समझना, एक बात को समझ लेना भैया, है ना? क्वाड्रेटिक का कौन लीनियर, fx इक्वल टू ले रहा हूं क्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है? चलिए क्वेश्चन क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे समझना। जैसे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, fx इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक क्या है समझना, x + 1 के लिए लेता x लेता हूं और यहां लेता हूं x² + 1, ये y के बराबर होगा। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान से समझना अच्छे से। फाइंड रेंज, अरे देख लो अच्छे से, क्या कुछ दिख रहा है साफ साफ? fx इक्वल टू x क्या है यहाँ पे, लीनियर फंक्शन है, डिवाइडेड बाय क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी क्या पता चला कि ये लीनियर फंक्शन है सर, और ये कैसा भाई साहब, क्वाड्रेटिक है। कोई डाउट है कहीं पे? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फंक्शन में क्या दे रखा है भाई, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका रेंज कैसे निकलेगा, वही प्रोसेस है, आज भी कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है, मैंने सबके लिए वही बताया। चलो क्या करना है जल्दी जल्दी से बताओ। तो सर y इक्वल टू गिवन अपने को x/x² + 1,
एक्सप्रेस करो, ये क्या लिखूंगा x स्क्वायर y प्लस ऑफ y इक्वल टू x। अब क्या करूंगा, x स्क्वायर y है ना माइनस ऑफ x प्लस ऑफ y इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे जरूर लिखना फॉर ऑल x। चलिए यहाँ तक देखो, किसी को डाउट है जो पूछना चलो जल्दी से, यहाँ तक किसी को डाउट है? करना क्या था मैंने बता दिया आपको कि ऐसे पहले एक्सप्रेस कर लो। अब बताना जल्दी से, कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक है? देखो अच्छे से, अगर ये Yes, क्वाड्रेटिक है तो किसमें क्वाड्रेटिक है, x में क्वाड्रेटिक है या y में क्वाड्रेटिक है? x में क्वाड्रेटिक है। x में क्वाड्रेटिक है। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो गिवन है, अपने को यहीं पे लिखा गिवन है x बिलोंग्स टू r। ये गिवन है क्या? सही है क्या? सुनना अच्छे से, इसमें दे दिया कि सर x बिलोंग्स टू r। अब एक सवाल पूछता हूँ, कितनों को ये बात पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का, ये क्वाड्रेटिक x के टर्म में है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर रूट्स उसके रियल है, x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, रियल रूट्स का बता रहे, ठीक है? यानी इस क्वाड्रेटिक में जो रूट्स आएंगे, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर आएगा, ये बोल रहा है पहले से, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर रूट्स रियल है तो कितने लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सुनना अच्छे से, बिकॉज ऑफ है ना x बिलोंग्स टू r, है ना वी कैन से क्या से, है ना वी कैन से, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट। अब कितनों को पता है? और याद रखना, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे y को आप इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना, एक एक बात को पहले ही क्वेश्चन में सबको साफ कर दूंगा आपको, समझा? तो कभी भी क्वाड्रेटिक x के टर्म में आ जाए तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि y नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर ये y 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही साफ हो जाएगा। ठीक, अब सुना रहा हूं। अब एक बात दूसरा होता है कि सर आपने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, तो d का वैल्यू तो यहाँ से देखते हैं, चलो d का वैल्यू देखो, d स्क्वायर यानी -1, तो लिखा यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a की जगह पे कितना आएगा y, ठीक है, इंटू में फिर c की जगह पे कितना आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0, तो 1 माइनस ऑफ 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले चेक करो यहाँ तक मैंने सही लिखा है, सही है? मेरे को रेंज निकालना है, इसके लिए y तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? अगला क्या लिखूंगा सुनना, तो ये लिख रहा हूँ 4y स्क्वायर माइनस ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 7 3 से 6। अगला लिख रहा हूँ इधर, हाँ अभी नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे कि y स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 लेस देन इक्वल टू 4 कॉमन निकाल दिया। अब आपको दिखेगा कि सर ये लिखा हुआ y माइनस 1/2 और यहाँ पे लिखा है y प्लस 1/2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। सही है क्या? ठीक है, अब रेंज का वैल्यू निकालना है तो y इक्वल टू 1/2 आ गया और माइनस 1/2। नंबर लाइन आज भी वही है सर, -1/2 और ये 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ध्यान से देखेंगे लेस देन इक्वल टू बोल रहा मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ, तो y की रेंज आ गई कहाँ से कहाँ, -1/2 से 1। अब एक सवाल उठता है सर, आंसर आ गया रेंज का -1/2 से 1। अब एक सवाल ये उठता है क्या -1/2 से 1/2 में 0 आ गया क्या? हाँ सर 0 आ गया, मेरे को 0 लेना नहीं था, लेकिन सुनना आपको यहाँ से हटाने से पहले काम करना पड़ेगा। वो काम क्या, सुनना अच्छे से, पहले यहाँ तक नोट कर लो फिर बात करते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अच्छे से समझते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये आपने लिख लिया। अब जो रेंज आ गया ना, रेंज आ गया, उसको चेक करना है। सुनना क्या चेक करना, सुनना। अब यहाँ पे बिकॉज गिवन है अपने को क्या, y नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक क्या क्रॉस चेक करेंगे, सुनना अच्छे से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है भाई। ठीक है, क्या चेक करेंगे, एट y इक्वल टू 0 चेक करेंगे। y इक्वल टू 0 यहाँ पे रखा, तो 0 इज इक्वल टू x बाई x स्क्वायर प्लस 1, तो x इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, सुनना अच्छे से, मैंने जो बोला है वो अच्छे से समझना, एक बात को समझना। तो क्या करना चाहिए, कभी भी क्वाड्रेटिक के सामने लीडिंग कोएफिशिएंट में y का टर्म्स आ जाए तो हम लोग नॉट इक्वल टू 0, हो सकता है वहां पे y माइनस 1 भी है तो नॉट इक्वल टू 1 बोलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि सर आपको वहां पे मना कर देना है कि 1 नहीं लेना है, रेंज में जाकर के, ठीक है, लेकिन उसी वैल्यू को यानी y इक्वल टू 0 को आप ओरिजिनल फंक्शन में रख के चेक करेंगे कि क्या वहां से किसी x का वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू आ गया तो कह देना कि वो 0 पॉइंट इंक्लूड होगा, और अगर मान लीजिए कि वो 0 यानी x का वैल्यू नहीं आएगा, यानी ऐसा नहीं है कि x का वैल्यू 0 ही आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, माइनस, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आएगा, यानी एक ही इनपुट पे एक आउटपुट आएगा, यानी y इक्वल टू 0 लेना था या नहीं लेना था, लेना है,
क्योंकि x इक्वल टू 0 आ गया। अगर मान लो सर कि ऐसा आ जाता, x ना करके यहाँ पे ऐसा रहता कि LHS में 1 आ जाता, तो सर क्या 1 और 0 के बराबर होता क्या? तो मना कर देते हम लोग कि सर यहाँ पे y इक्वल टू 0 के चलते यहाँ पे है ना 1 बराबर 0 आ रहा है, जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे कि सर इस वैल्यू को नहीं लेंगे। कहना क्या चाहते हो, सिंपल सिंपल सी बात कर रहा हूँ भाई साहब, कि एक वैल्यू रखने पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको 0 रख के इक्वेशन 1 में चेक कर लेंगे। अगर मान लीजिए उसके चलते x का वैल्यू आ जाता है तो हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, और नहीं आता है तो एक्सक्लूड करेंगे। तो मैं बोलूंगा हाँ ये एग्जिस्ट करना है, इसलिए y is equal to 0 include in the range, include in the range। चेक कर लो कहीं पे, इसलिए फाइनल रेंज लिख रहा हूं, इसलिए रेंज y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। तो डाउट है कहीं पे, जल्दी से बताओ। ठीक है क्या? चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, तो आपको ये समझ में आ गया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होगा, सॉरी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का कौन सा है। चलिए अब ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक समझ में आ गया सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का। ठीक है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर नहीं लेता हूं मैं कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का वही कांसेप्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको समझना, हम लोग लिखते हैं अगला fx इक्वल टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का। ठीक है, इसी में करना क्या है, इसी तरह क्वेश्चन समझ लेना। सेम प्रोसेस है, आज भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, और आपको क्या करना है, y को एक्सप्रेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं इसके ऊपर। fx इक्वल टू आपके सामने रखा x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x + 2, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। फाइंड रेंज है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। करना क्या है, सुनना अच्छे से, एक बात को समझना, फिर से वही काम करना है कभी भी। अच्छा सर बात तो जो आपने 4 तरह के प्रोसेस बताए हैं उसमें सारा प्रोसेस वही लगेगा? हाँ बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अगर ये 4 तरह के क्वेश्चन में कहीं भी एक तरह का भी प्रोफाइल आ जाए आपके सामने, तो आपको y को x के टर्म में एक्सप्रेस करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि गिवन है अपने को y इक्वल टू x² + x + 1 है ना, 2 डिवाइड बाय कितना, x² + x + 1 चलेगा। मल्टीप्लाई कर लो, अच्छे से सुनना, y इक्वल टू x² + yx है ना +1 लिखा क्या, अगला लिख रहा हूं, सुनना एक एक बात को अपनी से सुनते चले। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू लिख रहा हूं x² + x + 1 यानी 2। अब सबको एक साइड लेके आओ, तो देख रहे हैं ऐसे, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ आ गया y - 1 क्योंकि ये इधर आ रहा है, यहाँ बच गया सर y और ये बच गया -2। पहले चेक करो ये सही है क्या, सही है। चलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R गिवन है अपने को। ठीक है, अगला क्या करना है सर, गिवन था अपने को फॉर ऑल है ना, गिवन है अपने को। अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है या x है? x है, तो यहाँ पे लिखता हूँ गिवन है अपने को कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू R है, तो आपको पता चल गया किसी भी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन अगर x में हो और x बिलोंग्स टू R हो यानी रियल रूट्स हो, अपने को यूज कर लेना भाई। रूट्स क्या करना है, d > 0। सही है, चलिए पहले यहां तक लिख लीजिए। एक बात और बात कर लेता हूं, d > 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे समझना अच्छे से। d > 0 का क्या मतलब है समझते हैं अच्छे से। d का क्या मतलब होगा, b² - 4ac, तो b का जगह पे क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, b² - 4ac। मेरे को जल्दी बताओ क्या लिखूं, बोलो b कितना लिखूं, b सर b² में y - 1 का होल स्क्वायर, हां माइनस ऑफ 4 into a की जगह पे -4 * y - 1 into y b की जगह पे -2 greater than equal to 0 0। चलिए यहाँ पे कॉपी कीजिए जल्दी से, मेरे को क्वेश्चन याद है। y² + 1 - 2y, ठीक है, इसको जल्दी से फोटो खींच लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। y + 4। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकना, कितने को पता चला कि सर ये लीडिंग कोएफिशिएंट को 0 होने देना है या नहीं होने देना है? नहीं होने देना, नहीं होने देना, यानी y इक्वल टू क्या नहीं लेंगे, जल्दी बता। 1 1 नहीं लेंगे। अब उसको क्रॉस चेक करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे फोटो खींचिए जल्दी से, मैं इसको बिठा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज को सीख लिया है, और ये हम लोगों का क्वेश्चन क्या बचा हुआ है ऊपर में लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन बचा हुआ y - 1 का होल स्क्वायर -4 into y - 1। ठीक है, चलिए ये मैंने सही लिखा क्या, b² - 4ac, ये सही लिखा हुआ है, जरा देखना, मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया।
ये सही लिखा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम। y माइनस 2 है ना, b स्क्वायर y माइनस 1 था इंटू 4ac, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब। सर माइनस और ये 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं वो नहीं पूछा, क्वेश्चन तो ऐसा था ना भाई साहब, मैं एक बार देख लेता हूँ मैं अपने हिसाब से। y माइनस 1 आया था और प्लस में कितना आया था, ये x आया था, ये भी y माइनस 1 आया था, ठीक है क्या, और ये y माइनस 2 आया था, ठीक है। चलो ये सही लिखा है, आगे बात कर लेते हैं। तो ये d कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, y स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2y प्लस 1 माइनस कितना, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे, y स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 1 कितना माइनस 3y और माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। वापस कर रहा हूँ इसे, 4y स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 12y और माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जल्दी से देखिए कितना आ रहा है, तो ये काट रहा हूँ, ये माइनस का 3y देगा, माइनस ऑफ 3y स्क्वायर, बहुत अच्छे से समझना भाई साहब ये, और ये माइनस 2 और प्लस 2 प्लस का 10y, ठीक है, 1 माइनस ऑफ 8 माइनस का 7 कर, क्योंकि इसको माइनस में दर्द है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है ये भाई साहब। तो 3y स्क्वायर और माइनस का कितना 10y और ये लिख रहा हूँ प्लस का 7 इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इधर बता सकते हैं 7 3 या 21 आएगा, फैक्टर बता सकते हैं कोई, 7 3 या 21, y 10 को कैसे to 1 से 7/3 क्लोज में, तो माइनस ऑफ 7y माइनस ऑफ 3y, ठीक है, और प्लस में कितना लिखो जल्दी से बता सकते हैं, यहाँ पे लिखते तो भाई साहब कितना, यहाँ पे आ गया प्लस ऑफ 7 लेस देन इक्वल टू 0। एक ही बात को समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3y माइनस 7 तो 3y कॉमन ले लिया, y माइनस ऑफ 1 और इसको कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लिया 7 तो y माइनस 7 y लेस देन इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू y माइनस 1 और यहाँ से 3y माइनस 7, ठीक है। अब अगला काम कर लेते हैं, तो y को 1 आ गया और y को आ गया 3/7। चलिए जल्दी से नंबर लाइन में आता हूँ, तो ये 1 है, सॉरी ये 3/7 है और ये कितना, सर y 7/3 3/7, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये आ गया 1 है और ये 7/3 है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये रेंज इसके बीच में आ जाएगा क्योंकि लेस देन का कंसीडर है, तो y बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई साहब, क्लोज 1 और यहाँ पे भी क्लोज कितना 7/3, ये आ गया भाई साहब, पहले समझना चाहिए, ये रेंज आ गया है लेकिन ये अपना फाइनल रेंज नहीं है, ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे हम लोग, क्रॉस चेक, है ना, क्योंकि आपने देखना कि आपने जो क्वेश्चन में लिया था y नॉट इक्वल टू 1, आपने यहाँ y को इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए तो एट y, है ना, एट y नॉट इक्वल टू 1 था, है ना, वी चेक क्या चेक करेंगे भाई साहब, y इक्वल टू 1 इन 1 इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय कितना x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, सर ऊपर 2 y इक्वल टू 1 रखना है और x का अगर एक वैल्यू भी आ गया या दो वैल्यू भी आ गया x का, तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि y इक्वल टू 1 वहां पे इंक्लूड होगा और x का वैल्यू अगर नहीं आएगा तो बोल देंगे एक्सक्लूड होगा। चलिए बात करते हैं सर 2 ऊपर था x प्लस 2, ठीक है, ये 2 है ये 1 है। चलिए बात करते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाय कितना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कुछ कट रहा है जल्दी से बता, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ध्यान से देखें ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा गायब हो गया, ठीक है, मार्केट में 1 इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया, क्या ये सही है या गलत है, गलत है, गलत है, तो क्या यहाँ से x का एक भी वैल्यू आया, नहीं आया, हाँ उसी से कह सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इसलिए y है ना, y को नहीं लेना है, यानी y इक्वल टू 1 नहीं लेना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझना अच्छे से, रेंज ऑफ द फंक्शन ओपन 1 से 7 में, नहीं पकड़ में है, यस सर, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना कि लीडिंग कोएफिशिएंट में कभी कुछ भी आ जाए भाई साहब, तो आपको वहां पे बस ध्यान रखना इस बात का कि क्या वो क्रॉस चेक करने पे उससे एक आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो रेंज का मैंने बता दिया आपको, लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बता दिया है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन दे देता हूं घर पे ट्राई करें, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे दे रहा हूं, फाइंड रेंज ऑफ द y इक्वल टू, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू, है ना, x स्क्वायर प्लस x, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x, इसका रेंज फाइंड करके क्या बोला है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, ठीक है। चलिए तो आज का रेंज का क्वेश्चन इतना होता है, अगले क्लास में हम लोग रेंज खत्म कर चुके होंगे और उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, 2 क्लास और 2 से 3 क्लास चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सर।